सभी इदम प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभाशीष। और लेक्चर 7 में हम लोग किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज एवं इसकी विशेषताएं। इससे पूर्व के लेक्चर में बाल्यावस्था पूर्ण हो गई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला बिंदु गौर करेंगे कि बाल्यावस्था का समापन होता है और 13 टीन एज जिसे हम कहते हैं 13 वर्ष में प्रवेश के साथ ही किशोरावस्था या टीन एज का प्रारंभ हो जाता है। और ये बहुत ही भूचाल की अवस्था मानी जाती है, यानी इस समय मल्टी डायरेक्शन में बच्चा हमारा जा रहा है। किशोरावस्था को अगर हम लोग ऐसे समझना चाहें तो किस ओर अवस्था कह सकते हैं, अपने स्मरण के लिए है केवल कि इन विच डायरेक्शन, अर्थात बच्चे पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसे बहुत सारे कोऑपरेशन की जरूरत होती है किशोरावस्था में। तीसरा बिंदु इस अवस्था को बहुत अच्छे से समझाता है। यह अवस्था यानी किशोरावस्था क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। बहुत क्रिटिकल रूप से मेंटल चेंजेज होंगे, फिजिकल चेंजेज होंगे, सोशल चेंजेज होंगे और इमोशनल चेंजेज होंगे। क्योंकि फिजिक में जब चेंज होता है, शारीरिक चेंज जब होते हैं, तो साइक यानी कि मानसिक रूप से भी परिवर्तन होते हैं और इमोशंस में भी चेंज होता है। बड़ा ही चर्चित शब्द है जो कि बिंदु 4 में दिया है। किशोरावस्था को जीवन के तूफान का काल कहा जाता है। ये बहुत ही हलचल की अवस्था मानी जाती है। पांचवा बिंदु जो दिया है उसका तात्पर्य है यौन विकास, यानी जेंडर की दृष्टि से विकास होता है। शारीरिक विकास का काल है। कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे मांसपेशियों में कसावट आना, दाढ़ी मूछों की रोमावलियां आना किशोरों में। किशोरियों में भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसके लिए NAEP नेशनल एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। NCERT भी इसे कोऑपरेट करती है। हर एक विद्यालय में किशोरों को इस अवस्था में शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। किस तरह की शिक्षा कि वो अपने फिजिकल चेंजेज को, इमोशनल चेंजेज को समझ सकें। छठवां जो बिंदु है, किशोरावस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। मल्टी डायरेक्शन डेवलपमेंट होता है किशोरावस्था में बहुत तेजी के साथ। सातवां जो बिंदु है, इस अवस्था में मानसिक विकास के कुछ गुण होते हैं, उनको ध्यान देंगे हम। कल्पना में खोया रहता है किशोर। दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखना, यानी बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास इस अवस्था तक हो जाता है। जीन प्याजे भी ये मानते हैं। तर्क शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। विरोधी मानसिक दशाएं, मूड स्विंग, उसका मूड बार बार बदलता है, वो कभी यस की ओर कभी नो की ओर जाता है, यानी विरोधी मानसिक दशाएं किशोर की पाई जाती हैं। आठवां बिंदु देखें, किशोर जिस समूह का सदस्य होता है, समूह का सदस्य मतलब क्या है? देखिए, बाल्यावस्था का जो अंतिम चरण चल रहा था उस समय तक वो टोली का सदस्य तो था ही, इसके बाद किशोरावस्था में प्रवेश के साथ ही वो अपने दोस्तों का सक्रिय सदस्य हो गया। उसको परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण मानने लगा अपने दोस्तों के समूह को। माता पिता और दोस्तों के समूह के दृष्टिकोण में अगर कोई अंतर है तो वो अपने दोस्तों के दृष्टिकोण को महत्व देने लगता है और इसी के अनुसार अपने व्यवहार, रुचि और इच्छाओं में परिवर्तन करता हुआ चलता है, यानी वो अपने ग्रुप से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। नौवां बिंदु है आवेग और संवेग। ये क्या होते हैं? आवेग होते हैं इंपल्स, जो अंदर से भावना का एक ज्वार उमड़ता है, उसे हम आवेग कहते हैं। और संवेग एक स्थायी भाव है जो थोड़ा सा बड़े रूप में पाया जाता है। इमोशंस तो आप जानते ही हैं जिसे हम संवेग कह रहे हैं। इसकी अत्यधिक प्रबलता किशोरों में होती है। भिन्न अवसर पर ये भिन्न व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी ये बहुत क्रियाशील जान पड़ सकते हैं, कभी बहुत अधिक मंद यानी डल हो जाते हैं। कभी ये उत्साहपूर्ण होते हैं, कभी उत्साहहीन हो जाते हैं। कभी अवसाद में होते हैं, कभी उत्साह में होते हैं या उन्माद में होते हैं। 10वां बिंदु देखें, किशोरावस्था में नैतिक और अनैतिक पर किशोर द्वंद्वात्मक विचार करता है। क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द गुड बॉय थ्योरी, व्हाट इज द गुड गर्ल थ्योरी, व्हाट इज द बैड बॉय थ्योरी, व्हाट इज द बैड गर्ल थ्योरी। इस पर वो अपना दिमाग बहुत तेजी से चलाता है और सबसे बड़ी बात है वो अपने जीवन दर्शन का स्वयं निर्माण करने लगता है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ तैयार करता है। भाई मैं तो ये सोचता हूं, मेरा मानना ये है, इस तरह की बात उसके अंदर आने लगती है। तो बड़े कॉपरेशन के साथ उसे सामाजिक और नैतिक मूल्य देने पड़ते हैं। दबाव के द्वारा हम उसे नहीं सिखा सकते। 11वां बिंदु देखिएगा,
किशोर महत्वपूर्ण बनना चाहता है, वो महत्व चाहता है, जिस समूह में होता है वहां श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि दुनिया उसे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने प्रयोगों के द्वारा यह बात सिद्ध की कि किशोर की ये मन स्थिति होती है, वो श्रेष्ठता चाहता है, वो अपनी पहचान चाहता है, वो अपने आइडेंटिफिकेशन चाहता है, रोल आइडेंटिफिकेशन चाहता है कि मेरी क्या भूमिका हो, लोग मुझे कैसे जाने। 12वां बिंदु देखें, किशोरावस्था के आरंभ में धर्म और ईश्वर पर आस्था नहीं होती, क्योंकि ऊपरी तौर पर तो वो सबके कहने से धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट करने लगता है, लेकिन मन में शंकाएं होती हैं। धीरे धीरे वो ईश्वरीय सत्ता या आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकारने लगता है, आमतौर पर ऐसा पाया जाता है। 13वां बिंदु है काम की मूल प्रवृत्ति, कामनाएं, लिबिडो, जिसे फ्राइड ने नाम दिया है लिबिडो, उसकी ओर बढ़ने का ये काल है। मित्र बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। 14वां बिंदु कहता है नशा या अपराध की ओर मुड़ जाने के लिए भी ये एक बड़ा संवेदनशील आयु समूह है और इस ओर जाने की आशंका का ये काल होता है, अंधेरी गलियों की ओर मुड़ने का, तो इस ओर हमें ध्यान देना होता है। 15वां बिंदु देखिएगा, किशोरावस्था में शिक्षा व्यवस्था कैसी रखें। किशोरों की जो सर्वोच्च मानसिक शक्तियां हैं उनके अधिकतम विकास के लिए उनकी रुचि और रुझान यानी झुकाव किस ओर है इसका ध्यान करें, उनके दृष्टिकोण का ध्यान करें, उनकी योग्यताओं का ध्यान करें और उसके अनुसार ही हम व्यवस्था करें। जैसा कि हम जानते हैं उसी के अनुसार बिंदु क्रमांक 16 शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालता है कि किशोर अपने समूह को महत्व देता है, यह तो सिद्ध हुआ मनोविज्ञान से। अतः विद्यालय में ऐसे समूह होना चाहिए जिसकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर अपनी भावनाओं को व्यावहारिक रूप से प्रकट कर सके, सामाजिक रूप से सीख सके। सामूहिक क्रियाओं वाले समूह, सामूहिक खेल वाले समूह, स्काउट गाइड, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो पढ़ाई लिखाई के साथ चलती हैं, इको क्लब यानी पर्यावरण क्लब, साइंस क्लब यानी विज्ञान क्लब, इंटीग्रिटी क्लब यानी राष्ट्रीय एकता क्लब, ऐसे क्लबों में वो नेतृत्व प्राप्त करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो उसके मन की जो भावना है वो अभिव्यक्त होती रहेगी और उसे लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो प्रश्न बनता है कि विद्यालयों में पाठ्य सहगामी समूहों के गठन का क्या लाभ है। तो इसका लाभ है किशोर समूह में रहने और नेतृत्व प्राप्त करने की इच्छा रखता है इसकी अभिव्यक्ति के लिए। 17वां बिंदु है किशोर उचित महत्व चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि उसे इग्नोर किया जाए, अतः उसे नेतृत्व देना चाहिए, कैप्टनशिप देना चाहिए, सलाह मशवरा परामर्श करना चाहिए इत्यादि। 18वां बिंदु देखें, हमारा जो किशोर है वो तनाव से घिरा है, चिंता से घिरा है, संघर्ष कर रहा है, उत्कृष्ट संवेग भी है, निकृष्ट विचार भी है, अतः ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसके जो गलत भाव हैं उनका निराकरण हो जाए और उसके जो अच्छे संवेग उत्कृष्ट हैं वो बाहर आ सकें। इसके लिए कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं, ये सब आयोजित की जानी चाहिए जिससे उसके इमोशंस बेटर रूप में सामने आ सके। 19वां बिंदु देखें, किशोरावस्था में जो वैयक्तिक भिन्नता है यानी पर्सनल डिफरेंस है वो बहुत चरम रूप से अपने सामने होते हैं, अतः पाठ्यक्रम भी इसको ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए कि सिलेबस में हर किशोर के लिए कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। 20वां बिंदु देखें, किशोर के मस्तिष्क में विरोधी विचार निरंतर चलते रहते हैं, मूड स्विंग होता रहता है जैसा कि मनोविज्ञान ने सिद्ध किया अभी, तो उसे उदार रूप से, लिबरल रूप से, सहानुभूति पूर्वक नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उदार रूप से यानी कठोरता के साथ उसे यह नहीं कहना चाहिए कि ये मान, ये इसमें विश्वास कर, ये कर, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है, सहानुभूति पूर्वक उसे उदारता से शिक्षा देनी है। 21वां जो बिंदु है, चूंकि किशोर अपनी उपयोगिता और महत्व चाहता है तो इसे प्रतिपादित कौन करेगा यानी इसे कौन जाहिर करवाएगा। हम विद्यालय और अध्यापक ये चाहे तो कर सकता है कि किशोर की उपयोगिता और महत्व को सिद्ध करे जिससे हमारा किशोर जो है वो अपराध की अंधी गलियों में जाने से बच जाए। 22वां बिंदु देखेंगे, किशोरावस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था है क्योंकि इस अवस्था में यदि किशोर अच्छे रास्ते पर चलता है तो बहुत अच्छे गुण विकसित कर सकता है, लेकिन अगर भटक गया तो उसमें नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए भी इस अवस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। आगे अपन इस पर चर्चा करेंगे।
23वां बिंदु देखें, किशोरों में सुंदरता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। किशोर किशोरियां सजना संवरना शुरू कर देती हैं, आईने में ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर देते हैं ताकि दूसरे की दृष्टि में वो सुंदर दिखाई दें। ये एक स्वाभाविक मनोभाव किशोरावस्था का होता है। 24वां बिंदु है, किशोरों में शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी हद तक मैच्योरिटी या मैच्योरेशन आ जाता है। 25वां बिंदु है, किशोरों में मानसिक विकास बड़ा उच्च स्तरीय होता है, क्योंकि जीन प्याजे ने अपना अंतिम जो अवस्था बताई है संज्ञानात्मक विकास की, वो किशोरावस्था ही बताई है। तो यहां 26वां बिंदु देखें, इसी कारण किशोरावस्था में जो किशोर का सोचना है वो तार्किक हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है, औपचारिक हो जाता है। औपचारिक कैसे हो जाता है? दूसरों के सामने खुद को और अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करना है, इसको हम फॉर्मल रूप में कहते हैं। 27वां बिंदु है, किशोर अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आ जाता है। यानी अब किशोर को एक अमूर्तता के रूप में, जिनको छुआ नहीं जा सके, देखा नहीं जा सके, ऐसी वस्तुओं पर भी, ऐसी भावनाओं पर भी वो विचार करने लगता है। 28वां बिंदु देखें, किशोर प्रतियोगिता, स्वतंत्रता और विद्रोह, इन तीनों में जुड़ता है। वो कंपटीशन भी करना चाहता है कि मैं किसी से आगे निकलूं या किसी से अपना जोड़ करूं। वो आजादी भी चाहता है और उसमें विद्रोह की भी भावना होती है। 29वां जो बिंदु है स्वाभाविक है, कामनाओं की प्रवृत्ति लड़के लड़कियों, किशोर किशोरियों में बढ़ जाती है, लिबिडो या काम भावना बढ़ जाती है। 30वां बिंदु है, किशोर अवस्था में बच्चे धार्मिक संस्थानों, रीति रिवाजों आदि के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। उन्हें कई चीजें अंधविश्वास भी लगती हैं। धीरे धीरे उन्हें आध्यात्मिक सत्ता के रूप में कुछ ना कुछ कोई बिलीव होने लगता है। 31वां बिंदु है, किशोर सहयोगी या कोऑपरेटिव प्रकृति का होता है, यानी कि वो समूह में रहता है तो एक दूसरे की मदद करने का भाव भी उसके अंदर प्रबल हो जाता है। 32वां बिंदु है, किशोर अपने परिवार में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपने समूह में या बाहर अपनी पहचान बनाए, उसके दिमाग में यह भी रहता है कि परिवार में भी उसे स्वीकार किया जाए। 33वां बिंदु है, स्वमोह या आत्ममोह, अपने आप में डूबा रहना, अपने ख्यालों में, यह किशोरावस्था का एक प्रमुख लक्षण है। यौन संबंधी चेतना का विकास किशोरावस्था में हो जाता है। जाननिक लक्षण यानी जेंडर संबंधी जो लक्षण है वो प्रकट होने लगते हैं बहुत अच्छी तरह से। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के कारण ये बायोलॉजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। 36वां बिंदु है, कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट के अमूर्त कंसेप्ट का विकास किशोरावस्था में हो जाता है। इसे समझिए, ये क्या है? हर चीज के पीछे एक कारण है, इसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक रीजन है। तो किशोर के दिमाग में यह बात जम जाती है कि ये इसके पीछे जरूर कोई रीजन है, और इसी कारण उसकी तर्क शक्ति प्रबल हो जाती है और अमूर्त चिंतन भी प्रबल हो जाता है। 37वां बिंदु देखें, किशोरावस्था में कल्पना बहुत बढ़ जाती है, एक्सेस ऑफ फैंटेसी, फैंटेस्टिक चिंतन करने लगता है, कल्पना बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इसे फैंटेसी की अवस्था भी कहा जाता है। वो एक ख्याली दुनिया में जीने लगता है, एक आसमानी दुनिया में जीने लगता है, चिंतन मनन उसका इस तरह का हो जाता है कि कल्पना उसमें बढ़ जाती है। 38वां बिंदु देखें, किशोरावस्था में अध्यापकों को क्या करना चाहिए? जो हमारे किशोर हैं उनके साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए। लॉजिकली कोई बात कॉज एंड इफेक्ट के साथ कहनी चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैं कह रहा हूं इसलिए सच है, बल्कि आओ मिलकर इसका पता लगाते हैं, इस पर चिंतन करते हैं। 39वां जो बिंदु है, किशोरावस्था को मिथ्या परिपक्वता या आभासीय प्रौढ़ता की अवस्था का काल भी कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता क्या है? कि मैच्योरिटी आ जाती है, चूंकि शुरुआत में मैच्योरिटी आई है किशोरावस्था में, तो वो समझने लगता है कि अब मैं पूर्ण मानव बन चुका हूं, अब मुझे कोई और चीज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी कारणों से कई गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए इसे परिपक्वता तो कहते हैं, लेकिन मिथ्या परिपक्वता के नाम से जानते हैं। आभासी प्रौढ़ता होती है, उसे लगता है कि मैं एक कंप्लीट मैन बन चुका हूं या बन चुकी हूं, यह महसूस होने लगता है। 40वां बिंदु है, किशोरावस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप में विचलित होने की अवस्था है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए किशोर बहुत ज्यादा विचलित होने की कोशिश करता है। 41वां जो बिंदु है, किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है, संक्रांति का काल है, संक्रमण काल है। तो स्वाभाविक अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। जब एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो विज्ञान भी कहता है कि संक्रमण की अवस्था होती है। तो न तो बालक बच्चा है, न प्रौढ़ हो पाया है,
तो एक ऐसी अवस्थिति बन जाती है कि वो भ्रामक स्थितियों से गुजरता है। किशोर परंपरा का और सत्ता का विद्रोह करने की प्रवृत्ति धारण कर लेता है। जो एग्जिस्ट है, जो उस पर नियंत्रण करना चाहता है, उसके प्रति विद्रोह करने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। अब ये इतने बिंदु जो हमने पढ़े हैं अभी तक 41 तक, इनका क्या तात्पर्य है? किशोरावस्था का लक्षण है, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, किशोरावस्था का निम्न में से प्रमुख गुण है, नहीं है। ये जो प्रश्न हमारे बनते हैं वो इनको समझकर ही तैयार होंगे। 42वां बिंदु देखिए, किशोरावस्था में बालक मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक परिवर्तनों से गुजरता है। विक्षोभ, इसलिए हलचल होती है। इसके लिए किशोरावस्था को एक नाम दिया गया, झंझावात और तनाव की अवस्था, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की अवस्था। जी स्टेनली हॉल ने कहा है स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। झंझावात माने झकझोर देना किसी चीज को, तनाव माने खिंचाव महसूस करना। इसका काल किशोरावस्था को माना गया है। 43वां बिंदु देखें, एक किशोर में जो अभिलक्षण पाए जाते हैं वे क्या हैं? लंबाई और आकार में तीव्रता से वृद्धि होती है, जनन अंगों का तीव्रता से विकास होता है, जेंडर जो हमारे हैं, यौन परिपक्वता की ओर संकेत प्रतीत होता है, उसकी बाह्य आकृति के प्रति उसकी संवेदनशीलता और सजगता रहती है, सेल्फ इमेज बनाने लगता है, हीरो आइडेंटिफिकेशन, वीर पूजा क्या चीज है, वो किसी न किसी को अपना आदर्श मानने लगता है, हीरो आइडेंटिफिकेशन करने लगता है, किसी की जैसी हेयर कटिंग रखना, किसी के जैसा कपड़े पहनने लगना, किसी के जैसा ड्रेसअप करने लगना, अपनी तुलना किसी खिलाड़ी से, हीरो से या किसी हीरोइन से कर लेना, इस तरह का जो विचार उसके अंदर नायक नायिका का रहता है भाव, वो आने लगता है। 44वां बिंदु देखें, किशोर अपनी निजी पहचान और परिचय बनाने का प्रयास करता है। निजी पहचान प्रौढ़ावस्था में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रकृति ने उसको यह गुण दिया है। किशोर विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षित होने लगता है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 45वां जो बिंदु है, किशोरावस्था में बालक को जिन सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो कौन कौन सी हैं? देखिए, किशोरावस्था में मिलेगी चरम संवेदनशीलता, हाइटेंड इमोशनलिटी, बहुत इमोशनल हो जाना, सत्ता के प्रति विद्रोह, रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, जो व्यवस्था कर रहा है, जो सत्ता में है, जहां है, चाहे विद्यालय है, बाहर है, उसके प्रति वो चेक करके देखता है कि इसका विद्रोह करके देखें ये क्या करेगा मेरा। एक असुरक्षा की भावना भी वो अंदर महसूस करता है, कैरियर वगैरह को लेके, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। परिचय और पहचान के लिए वो संघर्ष करता है कि मैं क्या बनूंगा, मेरा क्या परिचय होगा, मेरी क्या पहचान समाज में होगी, ये दिखाई देता है। 46वां जो बिंदु है, किशोर बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है, तार्किक विवेचन कर सकता है, आंकड़े उनका निर्वचन कर सकता है, निष्कर्ष प्राप्त कर सकता है, सिद्धांतों का सत्यापन कर सकता है। कुल मिलाकर सिद्धांत नियम सत्यापन में संज्ञानात्मक विकास उसका निरूपण करने में वो सक्षम होता है। 47वां बिंदु देखें, किशोरावस्था में बालक का मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक परिवर्तन होता है, इसीलिए शिक्षक को किशोर के साथ ठीक तरह व्यवहार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ढंग से व्यवहार करे, शंकाओं का समाधान करे। कौन? अध्यापक। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान रखे, उचित मार्गदर्शन दे। तो अध्यापक की जो भूमिका है किशोर बालकों के लिए सकारात्मक होनी चाहिए। 49वां बिंदु कहता है, किशोर अवस्था अत्यंत जटिल अवस्था है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ हूं, ऐसी भावनाएं प्रबल होने लगती हैं। मानसिक बौद्धिक विकास बहुत तीव्रता से होने लगता है। किशोर किशोरियों का समूह है, तर्क और अमूर्त चिंतन करने लगता है, निर्णय शक्ति उनकी उल्लेखनीय हो जाती है। अब एक महत्वपूर्ण नाम आता है हमारे सामने, जी स्टेनली हॉल। आपने किशोरावस्था पर विशेष कार्य किया। आप अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और वे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक संघ के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे। इनको किशोरावस्था का पिता कहा जाता है, अर्थात किशोरावस्था पर सबसे ज्यादा काम करने के कारण इन्हें फादर ऑफ एडोलसेंस के नाम से जाना जाता है। जी स्टेनली हॉल ने 1904 में किशोरावस्था के लिए आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार किशोरावस्था के लक्षण 14 से लगभग शुरू हो जाते हैं और कभी कभी 24 तक पाए जाते हैं। तूफान और तनाव की अवस्था, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, इन्होंने नाम दिया। इन्होंने यह भी कहा कि इसमें हमारा जो किशोर है वो चरम सीमाओं के बीच दोलन करता रहता है, कभी एक्सट्रीमली ये करेगा, कभी एक्सट्रीमली वो करेगा, बहुत गहराई से इसमें डूब जाएगा, कभी बहुत गहराई से इसमें डूब जाएगा, कभी संगी साथियों से घिरा रहेगा, कभी अकेला रहना पसंद करेगा, कभी अच्छा बनना चाहेगा, कभी विलेन को अपना आदर्श बना लेगा। कुल मिलाकर एक ऐसी अवस्था है
जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत झंझावात से वो गुजरता है। 53वां जो बिंदु है, अपराधी प्रवृत्ति की ओर भी बह सकता है बच्चा। वैलेंटाइन कहते हैं अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय है। वैलेंटाइन कहते हैं कि जितने अपराधी बड़े पाए गए हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो किशोरावस्था से अपराधियों के संपर्क में आ गए थे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्टिनले हॉल के इस कथन को जरूर याद रखिए। किशोरावस्था के लक्षणों को एक बार रिवीजन करते हैं। शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, अस्थिरता, इमोशनल प्रॉब्लम, स्वसम्मान, एडजस्टमेंट यानी समायोजन में प्रॉब्लम, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तर्कपूर्ण विचार, एकाग्रता और स्मृति, बहुत ही गहन और जटिल समाजीकरण। ये क्या है? सोशलाइज तो वो होना चाहता है लेकिन अपना एक फिक्स ग्रुप भी बनाना चाहता है, ग्रुप का सक्रिय सदस्य भी होना चाहता है, आम लोगों में भी पहचान बनाना चाहता है। तो बड़ा जटिल समाजीकरण है। वो समूह भी रखना चाहता है, उसमें नेतृत्व भी करना चाहता है, वो प्रतियोगिता भी करना चाहता है और प्रतियोगिता करते हुए विजयी भी होना चाहता है, दूसरों से अलग भी रहना चाहता है लेकिन दूसरों के बीच में स्वयं को स्थापित भी करना चाहता है और अपने समवयस्क समूह की सक्रिय सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। भिन्न अवसरों पर भिन्न व्यवहार, संवेगों में परिवर्तन, दर्पण के आगे सजना संवरना, मानसिक और बौद्धिक विकास, दिवा स्वप्न दिन में सपने देखना। और कुल मिलाकर जो 60वां बिंदु हमारा कहता है, अगर किशोरावस्था के लिए कोई सबसे बड़ी विशेषता हम कहें तो वो है परिवर्तन, चेंज अगर कहें तो वो किशोरावस्था का पर्यायवाची हो जाएगा। शारीरिक विकास की दृष्टि से देखें तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। शिशु में जन्म के समय हड्डियां 270 से 300 तक हो सकती हैं लेकिन वयस्क में यह संख्या 206 रह जाती है, यानी कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। किशोरावस्था में भुजाओं और टांगों की हड्डियों की अभिवृद्धि सबसे ज्यादा होती है। जो असमायोजित किशोर हैं, जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे, मेला एडजस्टेड हैं, उनके लिए हमें क्रिटिकल अप्रोच का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा आलोचना, उनको धिक्कारना, उनका तिरस्कार कर देना, ये नहीं है। उन्हें प्रजातांत्रिक उपागम यानी डेमोक्रेटिक अप्रोच का उपयोग करना चाहिए। उन्हें अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। किशोरावस्था में आवाज बदलती है, कंठ में परिवर्तन मैच्योरेशन के कारण होता है तो कर्कश आवाज हो जाती है। इसके कारण कहीं कहीं अध्यापक नाराज होता प्रतीत होता है, उसे लगता है कि ये बदतमीजी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा किशोर का ये स्वाभाविक विकास है तो हमें इस समय कोमलता से व्यवहार करना चाहिए। 65वां बिंदु है, किशोरों में अस्थिरता होगी, संवेग तीव्र होंगे, कभी विरक्त, कभी उदास, कभी निराश, कभी अंतर्मुखी, कभी बेचैन, कभी हतोत्साहित। दूसरी तरफ प्रसन्नचित्त, उत्साही, मिलनसार, आशावादी, भविष्य की योजना बनाने वाला। इन दोनों ओर वो दोलन करता है, पेंडुलम वाली घड़ी की तरह दोनों ओर दोलन करता है। तो इस प्रकार ये किशोरावस्था के सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हमने चर्चा की। प्रौढ़ावस्था आपको स्वयं पढ़नी है क्योंकि ये बाल विकास का अंग नहीं होती, सामान्य जानकारी के लिए आपको पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग पर्यावरण और वंशानुक्रम यानी वातावरण और वंशानुक्रम के बीच क्या लड़ाई है, वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों में क्या संबंध है, इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।